हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ द बोरोन फैमिली। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा जनरल रिएक्शंस पूरे बोरोन फैमिली के लिए क्या क्या थे, और फिर हमने शुरुआत में थोड़े बहुत ब्रेकअप देखा कि हम कैसे पी ब्लॉक को आगे पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो उस पार्ट वन से रिलेटेड हुए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसको देखने से पहले आपने पार्ट वन देख लिया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, बोरोन फैमिली का सेकेंड पार्ट, पी ब्लॉक बोरोन फैमिली सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में कि बोरोन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, बोरोन का प्रिपरेशन कैसे होता है, बोरोन को अलग अलग मेथड से सिर्फ एलिमेंट बोरोन को कैसे बनाते हैं, फिर एलिमेंट बोरोन के रिएक्शंस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद बोरोन के कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके रिएक्शंस क्या क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, फिर इसके बाद हम एल्यूमिनियम पे जाएंगे। एल्यूमिनियम के कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, एल्यूमिनियम को प्रिपेयर कैसे करते हैं, और एल्यूमिनियम के कुछ रिएक्शंस क्या है, और एल्यूमिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और उनके द्वारा क्या क्या रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो फिर ठीक है, हम बोरोन से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बोरोन से। बोरोन फैमिली का पहला एलिमेंट बोरोन। बोरोन, अब थोड़ा ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी हो गया कि बोरोन को प्योर फॉर्म में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका रीजन पहला पॉइंट है टफ टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म। पहला प्रॉपर्टी है टफ टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म, मतलब बोरोन को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना टफ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोरोन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसे थोड़ा सा भी मौका मिलते ही वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्या हो जाता है? क्यों इसे टफ प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना टफ है? क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है। कहीं भी अगर इसकी प्रेजेंस हो और ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसे थोड़ा सा भी मिले तो ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है। तो अपन ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है गाइस? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर किसी भी चीज को हम एक्सट्रैक्शन मेटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे ब्लास्ट फर्नेस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा होती है ना कि ब्लास्ट फर्नेस पे उसे अटेन करना मुश्किल होता है। जैसे अगर अचीवेबल हो 700-800 डिग्री सेल्सियस हो तो चल जाता है, लेकिन इसकी उससे भी ज्यादा होती है, तो उतना टेम्परेचर क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे प्योर फॉर्म में लाना इसके कारण, और ये 2 पॉइंट्स, रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, तो ये दोनों पॉइंट के कारण इसे प्योर फॉर्म में पाना मुश्किल होता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रॉपर्टी पे। बोरोन के 7 एलोट्रॉप्स होते हैं। बोरोन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 7 एलोट्रॉप में से 5 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं और 2 अमरफस एलोट्रॉप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन अमरफस वही टर्म्स है जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। 5 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं और 2 अमरफस एलोट्रॉप्स होते हैं। जब रिएक्टिविटी की बात करें तो एमरफस मतलब जो पाउडर फॉर्म में हो, आप ऐसे रफली समझ सकते हैं कि जो पाउडर फॉर्म में बोरोन होता है एमरफस एलोट्रॉप, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ बोर्ड पे मेंशन है कि रिएक्टिविटी के ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है कि एमरफस फॉर्म की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म से। टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं, 5 क्रिस्टलाइन 2 एमरफस, लेकिन एमरफस फॉर्म की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर हमें ज्यादा रिएक्टिव, अगर ये क्वेश्चन में आ गया कि विच वन बोरोन इज मोर रिएक्टिव, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमरफस फॉर्म, तो हम किसके साथ जाएंगे? एमरफस फॉर्म के साथ। एमरफस फॉर्म की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में एक इसका स्ट्रक्चर B12 के फॉर्म में ये पाया जाता है। B12 कहने का मतलब है, ये B12 स्टैंड क्या करता है? अगर एक 5 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में से एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पाने जाने वाला एलोट्रॉप्स होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप B12, उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, देखिए। B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल यही यूनिट होता है, B12। जैसे ऑक्सीजन का होता है O2, ऑक्सीजन को हमें पता है ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही बोरोन B12 में एग्जिस्ट करता है। किसमें? B12 में। ये कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, वैसे ही बोरोन B12 में एग्जिस्ट करता है, ज्यादा स्टेबल होता है इस फॉर्म में। तो इसकी एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है इकोसाहेड्रल क्रिस्टल। क्या नाम होता है इसका? नाम इकोसाहेड्रल क्रिस्टल। इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक पेंटागोन बनाया बोरोन का, एक पेंटागोन बना लिया, 5 बोरोन को एक प्लेन पे रखा, उसके ऊपर एक बोरोन रखा और सबको कनेक्ट कर दिया। एक पेंटागोन बनाया, एक ऊपर बोरोन रखा, सबको कनेक्ट कर दिया। फिर नीचे भी वैसा ही पेंटागोन बनाया 5 बोरोन लेके, और फिर उसके नीचे एक एलिमेंट रखा, अब 5 बोरोन को उस एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया गया। तो 2 पेंटागोन, एक पेंटागोन के ऊपर एक पेंटागोन के नीचे, तो बन गया इकोसाहेड्रल। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इकोसाहेड्रल। तो ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पे। बोरोन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता? ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन तब मैं बता देता हूँ। बोरोन क्यों
हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, आयोनिक क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि जब हम बोरोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों का जोड़ लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है और उसको अचीव कर पाना मुश्किल होता है। क्यों नहीं बनाता है बोरोन आयोनिक कंपाउंड? क्योंकि उसकी जो तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसको अचीव करना मुश्किल होता है बॉन्डिंग के लेवल पे, इसलिए वो ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाना प्रीफर करता है, इसलिए वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, एनसीईआरटी 11th का है। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। ये बस एक डेटा है कि बोरोन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। कहीं भी आपको रिएक्शन में बोरोन मिले, इसका मतलब बोरोन का सिर्फ डायरेक्ट बोरोन मिले, डायरेक्ट बोरोन, इसका मतलब हो सकता है कि ऐसा हर बार तो नहीं कहेंगे लेकिन हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हो। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि बोरोन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। बोरोन कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, आयनिक नहीं बनाता है, क्योंकि उसकी तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का सम बहुत ज्यादा होता है, वो अचीव करना मुश्किल होता है। बोरोन के 7 एलोट्रॉप्स होते हैं, 5 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 अमरफस एलोट्रॉप्स होते हैं। बोरोन B12 यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। और बोरोन को प्योर फॉर्म में लाना मुश्किल होता है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ और उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है। तो ये 2 रीजंस हैं। तो हमने पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं बोरोन को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट रिएक्शन स्केल से। आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये किसके लिए है? सिर्फ बोरोन के लिए। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बोरोन बनाना। सिर्फ हमें बोरोन बनाना है, सिर्फ हमें बोरोन, हमारा टारगेट है बोरोन बनाना। ठीक है, तो पहला रिएक्शन देखते हैं कि पहले रिएक्शन में कैसे बोरोन बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगा दिया। 2 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करें कोलेमेनाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और ये प्रोसेस टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस में कभी भी पैसेज बना के कहीं से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। थोड़ा आपको ये समझने में टफ लगेगा लेकिन अगर एक बार आप इसको क्रैम कर लो, मतलब चीजों को समझ लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लो तो आपके लिए बहुत आसान है और आपके लिए एडवांस में 6 मार्क्स भी ला सकता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कोलेमेनाइट ओर से। ये एक मिनरल है जिसका नाम है कोलेमेनाइट। Ca2B6 बोरोन 6O11, Ca2B6O11। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे कोलेमेनाइट का कि क्या होता है, Ca2B6O11। इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाया था जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छा करना होगा तो आपको सब चीजों को याद करने के लिए एक मेमोराइजिंग ट्रिक बनाना होगा। कुछ ट्रिक मैं बताते जाऊंगा और कुछ ट्रिक आपको खुद से इन्वेंट करना है, क्योंकि आपको वो टॉपिक जल्दी याद हो जाए। इनऑर्गेनिक बहुत बच्चे समझते हैं कि काफी लॉजिकल होगा ऑर्गेनिक, लेकिन मैं मानता हूँ कि है 30 to 40% रिएक्शंस लॉजिकल हैं, पर आपको 60% चीजों को याद करना होगा, क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत वर्क किया था। तो देख सकते हैं ये 2 है, 6 है और 11 है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था 26-11, वो जो अटैक हुआ था ताज होटल पे, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था। 2 यहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया, 11 यहाँ से लिया। बस इतना मुझे याद था कि कैल्शियम, बोरोन और ऑक्सीजन होता है उसमें। तो फिर मैंने ऐसे बना लिया ट्रिक कि 26-11, ये बोरोन का नंबर, ये ऑक्सीजन का, ये कैल्शियम का नंबर, ये बोरोन का नंबर और ये ऑक्सीजन का नंबर। तो ऐसे ही आपको, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि चीजों को याद करने के लिए आपको कैसे ट्रिक बनाना होता है अपने अकॉर्डिंग। इस बात पे बहुत ध्यान रखिए। इनऑर्गेनिक अगर आपको एडवांस लेवल तक याद करनी है, क्योंकि ये एडवांस के लिए यूजफुल है, मेंस के लिए उतना यूजफुल नहीं है, तो आपको चीजों को ट्रिक बनाना पड़ेगा, चीजों को क्रैम करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टीचर्स भी हमको यही समझाते थे। हाँ, तो आते हैं रिएक्शन पे। पहले हम कोलेमेनाइट को रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 के साथ। ये कुछ नहीं है, अगर आगे चल के आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे तो ये पीपीटी फॉर्मर है। क्या है ये? कहीं अगर आता है रिएक्शंस में तो ये पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? पीपीटी। क्या बनाता है? Na2CO3 पीपीटी। तो Na2CO3 जो भाई पीपीटी बनाएगा, तो चलो फिर किसके साथ बनाएगा? यहाँ दिख रहा है ये आयन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे आयन एक्सचेंज में क्या होगा, ये कैटायन Na+, कैटायन एक्सचेंज कर देगा, Na+ को एक्सचेंज करेगा कैल्शियम 2+, क्योंकि ये तो बनाता है आयनिक कंपाउंड्स, ये तो मेटल है और ये भी मेटल है, तो ये इसको एक्सचेंज कर देगा और यहाँ पे पीपीटी बन जाएगी। किसकी? व्हाइट पीपीटी बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कितना होता है? व्हाइट पीपीटी। ये आपको याद ही होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो Na2CO3 यहाँ पे आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर पीपीटी बनाता है। किसकी? CaCO3। इसका काम है पीपीटी बनाना। और ठीक, और ये कंपाउंड 2 कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है Na के साथ। Na यहाँ आया, कैल्शियम यहाँ गया और Na यहाँ पे आके 2 कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है NaBO2 और एक बनाता है Na2B4O7। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। और यहाँ पे बस आप एक तरीके से याद कर सकते हो कि यहाँ पर ये पीपीटी फॉर्मर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं लाएगा। यहाँ पे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कितनी है? +3। और इन कंपाउंड्स में भी, दोनों में भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही है? +3। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है
कि अगर अगर एसिडिक रिएक्शन, रिड्यूसिंग रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अगर पीपीटी बन रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही का वही कैरी आउट हो जाएगा। ये कंसेप्ट है जो आपको रिएक्शन याद करने में यूजफुल होगा। यही बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ कैरी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आते हैं NaBO2 बना, N2B4O7 बना। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि यहाँ से ये कैसे हुआ और आपको ये पता चल जाए कि बस आपको रिएक्शन से पाया जाता है तो आपको बस कैसे भी करके क्रैम करके याद करना है। अब ये बात हुआ NaBO2 और Na2B4O7 ये दोनों कंपाउंड बन गए, ये तो पीपीटी वाइट पीपीटी बन गया। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये रिएक्शन करा दे और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर का एटम क्या है, ये दे दे, यहाँ X कर दे और बाकी ये रिएक्शन पूरा दिया है तो आपको ये याद होगा रिएक्शन, तो आप करके आओगे एडवांस में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये अब हमें पता चल गया NaBO2 बना है और Na2B4O7 बना है। Na2B4O7 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ। Na2B4O7 इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, केमिकल इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मल्टीपल टाइम्स जे एडवांस में पूछा हुआ है। आई थिंक 2016 में जे एडवांस में इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ बीच में ये बनता है Na2B4O7। मैं अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पीपीटी बना, NaBO2 बना, Na2B4O7 बना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें CO2, अगर NaBO2 में हम थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो ये फटाक से Na2B4O7 में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे आपको पहला रिएक्शन करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा उसमें हम CO2 पास कर दिए। पहला रिएक्शन करा दिया जाएगा, फिर ये तीनों चीज बन गया, फिर उसमें बोल देगा कि हम इससे CO2 पास करा दिए। तो बहुत बच्चे आज भी यही तीनों प्रोडक्ट मान के आंसर को टिक कर देंगे, जबकि CO2 पास कराने पे NaBO2 भी कन्वर्ट हो जाता है Na2B4O7 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है बोरिक ऑक्साइड से, इसलिए वो उसको रिप्लेस कर दे, Na उसको Na को अट्रैक्ट कर लेगा और Na2CO3 Na2B4O7 बना लेगा और ये Na2CO3 बना लेगा जो कि पीपीटी होगा। Na2CO3 बना लेगा और BO2 रिएक्शन Na के साथ होकर Na2B4O7 बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दे इस मिक्सचर में तो ये मिक्सचर पूरा का पूरा Na2B4O7 में बदल जाएगा। NaBO2 भी Na2B4O7 में बदल जाता है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, अब Na2B4O7 से अब ये प्रोसेस हो गया, कैल्विनाइट लिए Na2CO3 के साथ रिएक्ट करा है, CO3 का पीपीटी बना, इसको किनारे हटा लिया हम लोगों ने। फिर उसमें जो भी बचा NaBO2 और Na2B4O7 उसमें हमने CO2 पास कर दिया। तो CO2 पास करने के बाद जो भी NaBO2 था सारा का सारा कन्वर्ट हो गया Na2B4O7 में। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है Na2B4O7। अब हम सिर्फ Na2B4O7 को लेकर के एक्वस HCl से रिएक्ट कराएंगे। किससे रिएक्ट करा रहे हैं? एक्वस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ, मतलब पानी में मिला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस HCl का मतलब है। अब हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है Na2B4O7। अब इसको रिएक्ट कराए हम लोग HCl के साथ, एक्वस HCl के साथ। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनता है और ये इसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका एनहाइड्राइड है। अब ये एनहाइड्राइड है इसका H2B4O7 का, ये हम आपको आगे बताएंगे। ऑक्सीजन एसिड इसको कैसे ट्रांसफर पानी निकाल के ये बनेगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझ जाओ कि अभी ये इसका एनहाइड्राइड है। तो ये लिखो या ये लिखो। तो एक्वस HCl से साथ रिएक्ट करा, यहाँ पे बचा हुआ क्या था? हम CO2 पास कराने के बाद यहाँ पे सिर्फ ये बचा Na2B4O7। अब इसका रिएक्शन एक्वस HCl के साथ करा दिए तो हमारे पास ये दोनों कंपाउंड मिला। इसी का एक दूसरा फॉर्म है। तब ये याद सकते हो कि H2B4O7 मिला या H3BO3 मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे हम एक्वस HCl किए, क्या किए? एक्वस HCl यानी H+ ट्रांसफर करा है इसमें। एक्वस HCl कभी भी लिखा हो, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि अगर एक्वस HCl कभी भी लिखा हो तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, कैटायन एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन प्लस के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन प्लस के साथ। यहाँ पे Na2 था तो हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो गया, Na हट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो कैटायन एक्सचेंज हुआ तो H2B4O7 बन गया। तो याद रखिएगा कभी भी एक्वस HCl आए तो इसका मतलब कि वो H+ एक्सचेंज कराना चाहता है, या इसको ये भी बोलते हैं हाइड्रिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रहे। और यहाँ पे H2B4 बन गया, Na2 को H+ यहाँ से जो आया HCl का वो रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया H2B4O7, इससे ये बन गया। चलो अब भाई हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं प्रोसेस में, बहुत बढ़िया, हमें पूरा याद भी होते जा रहे हैं साथ साथ में। मैं इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूँ कि ये सब चीजों को आप याद करके रिलेट करके याद भी कर पाओ। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम H2B4O7 पे आ गए हैं। इसका एनहाइड्राइड होता है H3BO3, वो हमें बाद में बताया जाएगा, इसलिए वो लिखा हुआ है और करके। फिर यहाँ पे हमने NaCl क्या डाला? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl डाला और थोड़ा सा हीट किया। क्या किया? थोड़ा सा हीट किया। तो ये
इसका काम होता है एनहाइड्राइड बनाना लास्ट स्टेज तक। इसका काम होता है पानी निकालना, एक तरीके से आप अभी ऐसे समझ सकते हो कि इसका काम होता है पानी निकालना। तो ये कुछ नहीं करेगा, इसमें से NaCl हीट करने पे इसमें का एक H2O मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, इसमें से एक मॉलिक्यूल H2O घटा देंगे। कितना घटा देंगे? एक मॉलिक्यूल H2O घटा देंगे। तो ये H2 गायब हो गया और एक ऑक्सीजन चला गया, तो हमारे पास बचा B4O6। क्या बचा? B4O6, एक H2 और एक O। मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। H2B4O7 में से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका काम होता है हीट के साथ जब भी आए तो किसी भी कंपाउंड में से पानी को निकाल के हटाना, पानी उड़ा देना। तो ये NaCl और हीट करने पे यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल निकला, H2O निकाले तो पूरा H2 हट गया, तो B4O6 बचा। इसी को तो हम लिख सकते हैं B2O3, 2:3 रेशियो है, तो B2O3 यही यहाँ लिखा हुआ है एनहाइड्रस। क्या लिखा हुआ है? B2O3। एक मॉलिक्यूल पानी का निकाले तो H2 गया और एक O गया, तो B4O6 बचा। B4O6 2:3 है तो B2O3, तो यही इसका एनहाइड्राइड होता है। ये फाइनल एनहाइड्राइड होता है H2B4O7 का, इससे आगे नहीं ब्रेक होता है। तो ये देखिए एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, एनहाइड्राइड। तो हमने NaCl और डेल्टा क्या काम होता है यहाँ पे? काम होता है उसका कि उसमें से पानी निकालना, पानी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद मॉलिक्यूल बच जाता है B4O6, क्योंकि यहाँ पे ये था। अब B4O6 बचा, B4O6 में 2:3 है, हम इससे डिवाइड करके 2 और यहाँ 3, तो B2O3 कर दिया हमने। तो यहाँ पे B4O6 को B2O3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया B2O3 क्या बन गया? एनहाइड्राइड बन गया। अब यहाँ पे हम B2O3 को और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि B2O3 इतनी जल्दी से अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, क्योंकि बोरोन ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है बोरोन के पास से ऑक्सीजन को खींचने के लिए। तो हमने एक बहुत, आपको ये बात याद रखना है कि सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। NaMgAl। यहाँ पे बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कितना है? +3। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और हमने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगा दिया, तो ये इसे ले आएगा सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट +0 पे। कहाँ ले आएगा? +0 पे। अब यहाँ से देखिए हमने इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया कि उसने फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम यूज किया। हम ये रिएक्शन मैग्नीशियम के लिए लिखा, हम Na भी यूज कर सकते थे, एल्युमिनियम भी यूज कर सकते थे। हमने मैग्नीशियम यूज किया तो इसने पूरा का पूरा ऑक्सीजन छीन लिया और बोरोन को अकेले कर दिया, तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया। जैसे कि अगर B2O3 एनहाइड्राइड था तो इसका हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराया और हमें मिला लास्ट में MgO और बोरोन। तो हमें यही तो चाहिए था कि बोरोन हमें अलग मिल जाए, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था कि +3 से बोरोन को कहाँ ले आया? +0 पे, और इसका सारा का सारा ऑक्सीजन इसने छीन लिया, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल गया बोरोन। यही तो हमें चाहिए था, बोरोन का ही तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमने फाइनली क्या मिला? बोरोन, सिर्फ बोरोन एलिमेंट। तो ये बोरोन जो यहाँ से इस रिएक्शन से पाया जाता है वो एमरफस फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? एलोट्रॉप। कौन सा होता है? एमरफस एलोट्रॉप वाला होता है, एमरफस होता है। तो ये हमें पता है ये बात कि एमरफस ज्यादा रिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो कोलमेनाइट प्रोसेस का होता है वो एमरफस होता है या क्रिस्टलाइन होता है। तो बात हम ध्यान रखेंगे कि ये एमरफस होता है। क्या होता है? एमरफस। तो आप वीडियो रिवाइंड करके, थोड़ा मेसी हो गया तो वीडियो रिवाइंड करके आप एक एक चीज देख लो, कैसे मैंने क्या बताया, कैसे क्या रिएक्शन होगा, और इसे मेमोराइज कर लो। याद करना बहुत जरूरी है, तो इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो। हाँ, तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे बोरोन का। बोरोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट मेथड कोलमेनाइट से देख लिया था। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड है वैन आर्कल मेथड। ये आपको जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है 6th चैप्टर, उसमें आपको ये मेथड पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। जब हम बोरोन आयोडाइड को यानी Bi3 को थोड़ा सा भी हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। बोरोन आयोडाइड को जब हीट करते हैं तो बोरोन के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और I2 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? I2 फॉर्म होता है। ये जो बोरोन यहाँ प्रोड्यूस होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है। कौन से फॉर्म का? क्रिस्टलाइन। बोरोन दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमरफस फॉर्म। तो हमारे पास इस रिएक्शन से कैसा फॉर्म मिलता है? क्रिस्टलाइन। जबकि पहले कोलमेनाइट वाले से हमें कैसा फॉर्म मिलता था? एमरफस फॉर्म मिलता था। अब आते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MOP का मतलब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोरोन का। थर्ड रिएक्शन पे आ गए बोरोन हैलाइड्स का रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कराया? हाइड्रोजन के साथ। एक से यहाँ पे स्टैंड करता है हेलोजन के लिए, BX3, एक स्टैंड फॉर हेलोजन। जब इसको हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिला और हमें HX मिला। HX मतलब हैलाइड। एक से यहाँ पे स्टैंड करता है हेलोजेंस के लिए। किसके लिए? हेलोजेंस के लिए। अब बोरोन बना प्लस में HX बना। यहाँ पे जो बोरोन बना वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना। अब आते हैं हम B2S6।
B2H6 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं, ये बोरोन में टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कभी भी मैं एरो ऊपर करके लिखता हूँ, इसका मतलब ये गैस है और ये इवॉल्व होता है। जब भी इसको हीट करेंगे तो इससे गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, ठीक। फोर्थ रिएक्शन हो गया। अब आते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड को जब भी हम कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा बोरिक एनहाइड्राइड बोरोन में तभी बदलेगा जब एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो। हमने कोलिमनाइट में पढ़ा था, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उसके साथ अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये डायरेक्ट बोरिक एनहाइड्राइड को रिड्यूस कर देता है। यहाँ +3 था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये बोरोन फॉर्म में ले आता है। और उसके साथ में अगर हम Na लेंगे तो Na2O बनेगा, जो भी मेटल लेंगे यहाँ उसका ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ लेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया 5 रिएक्शन। अब हमने पूरा प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिया है। उसमें 5 रिएक्शन थे, एक कोलिमनाइट वाला लंबा प्रोसेस जो पहले मैंने पढ़ाया, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पैक हो चुका है। अब हम बात करते हैं बोरोन के रिएक्शंस के, किसके बारे में, बोरोन के रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिएक्शंस, अब हम बोरोन के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि बोरोन के रिएक्शन क्या है। ये कुछ इनमें से रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर जनरलिटी मिस ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे भी उन रिएक्शन को मेंशन लिखा है। इनऑर्गेनिक में ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शन पढ़ना है, कहीं भी ये रिपीट हो तो उसको जरूर पढ़ना है। रिपीट करने से आपका मेमोराइजेशन बढ़ता है और बार बार लिखने से ही इनऑर्गेनिक याद होता है। पहला रिएक्शन हम कराते हैं पानी के साथ, तो बोरोन पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ, आपने यहाँ देख रहा होगा बोरोन पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। HCl के साथ रिएक्शन कराया, HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। मैंने उस टाइम बताया था ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, हम इस थोड़ा पहले बोर्ड को वाइप कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने उस दिन आपको बताया था बोरोन के एसिड्स के 2 टाइप्स बताए थे। पहला बताया था ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और दूसरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। मैंने आपको बोला था कि दो एसिड्स आप याद कर लो ऑक्सीडाइजिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस के रेलिवेंट है। होते बहुत सारे हैं बट रेलिवेंट ये दोनों हैं। इसमें था एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने बताया था कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, दो एग्जांपल मैंने बताया था। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में मैंने बताया था HCl, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बोरोन का एसिड्स के साथ, ये तीनों रिएक्शन एसिड बेस्ड है कि एसिड्स के साथ बोरोन कैसे रिएक्ट करता है। H2SO4 और HNO3 ये दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स OA, शॉर्ट फॉर्म OA। मैं कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स को OA से लिखूंगा और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स को NOA। तो ये नोमेनक्लेचर का ध्यान रहे। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हमको सिलेबस में रेलेवेंट 2 ही है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स रेलेवेंट 2 ही है, HCl। पहला है HCl, और भी बहुत सारे हैं, CO2, SO2, ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में आते हैं, लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किया। आप ये भी लिख सकते हैं CO2, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, ये सब बहुत सारे इसमें एग्जांपल है। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट ये मेन होता है और एक इंपॉर्टेंट HCl होता है। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। मेरे ये बताने का मोटिव ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कोई भी हो बोरोन, डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं देता है। HCl ले लो, CO2 ले लो, SiO2 ले लो, कोई डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन कुछ नहीं होता है। ये हो गया पॉइंट। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन मैंने आपको जनरल रिएक्शन में भी पढ़ा रखा है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने से तो याद होता है। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पे बोरोन यहाँ पे +0 पे था, ये ऑक्सीडाइज करेगा, +3 पे बोरोन चला गया और SO2 गैस रिलीज हो गया। जब यही रिएक्शन हम HNO3 के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, HNO3 के साथ, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, अभी मैंने यहाँ बताया। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा बोरोन को। बोरोन +0 पे था, यहाँ पे बोरोन +3 पे चला गया। तो दोनों ही रिएक्शंस में क्या बना है, बोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई में अगर बोरोन चैप्टर में कोई सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो बोरिक एसिड, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ NO2 गैस रिलीज होता है। मैं आपको HNO3 के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ।
अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये जनरल रिएक्शन है, आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा कभी भी HNO3 का किसी के साथ रिएक्शन हो, एक कंसेप्ट है मेटल्स के साथ, HNO3 का किसी के भी साथ रिएक्शन हो, HNO ध्यान रहे कि HNO3 का किसी भी साथ भी रिएक्शन हो, ऑक्सी एसिड बनता है। ऑक्सी एसिड, एक ऑक्सी एसिड बनेगा। अब ऑक्सी एसिड होता क्या है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो और उसके साथ में वो एलिमेंट हो जिससे कंबाइन करके जिसका ये ऑक्सी एसिड है। अगर हम कहें बोरोन का ऑक्सी एसिड क्या होगा, तो H3BO3 बोरोन का ऑक्सी एसिड है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और खुद बोरोन भी है, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ये बोरोन का ऑक्सी एसिड है। H2SO4 सल्फर का ऑक्सिक एसिड है। HNO3 ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, X हमने लिया तो HNO3 उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्सी एसिड बनाएगा, NO2 गैस रिलीज होगी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेई में तो कितने बार पूछा हुआ है NO2 का। और भी जब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको NO2 का टेस्ट बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि NO2 ही निकला या क्या निकला क्या नहीं निकला। इसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट ऐड हो गए। NO2 के साथ पानी, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। सारे कुछ भी ले लो, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, यहाँ पे X बदलते रहेगा और यहाँ उसका ऑक्सी एसिड X का बनते रहेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा X का बनते रहेगा, NO2 गैस रिलीज होगी, पानी रिलीज होगी, बस सिर्फ एक बन देंगे। अगर सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शन है, इस रूल में एक ही एक्सेप्शन होता है कि जब हम I2 को रिएक्ट कराते हैं तो IO3 माइनस बनता है। क्या बनता है? जब हम I2 को रिएक्ट कराते हैं, और ये जेईई एडवांस में 2 बार पूछा हुआ है, एक 1998 के आसपास और एक हाल फिलहाल में पूछा हुआ तो 15 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर HNO3 का रिएक्शन पूछते हैं तो इसको जरूर पूछते हैं, क्योंकि यही सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी सबको ऑक्सी एसिड ले जाता है। और एक और बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड बनता है। क्या बनता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें, अगर यहाँ बोरोन था तो बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 से ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सी एसिड बनेगा तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। वही बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है +5। तो अगर नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड से अगर रिएक्शन होता तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे बनता है, यानी +5 पे बनता है। वैसे ही अगर आयोडीन था, यहाँ पे आयोडीन था, क्यों ये एक्सेप्शन है ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आयोडीन था, आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कितना होता है? +7। लेकिन यहाँ पे आयोडीन को जब भी इसके साथ HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये HNO3 के साथ यहाँ रिएक्ट हुआ है, HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ +0 से वो उसको +5 पे ले गया है। मात्र यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब के साथ ये भी एक ऑक्सी एसिड है, लेकिन ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड नहीं है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड नहीं है। हर बार वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे ऑक्सी एसिड ले जाएगा, NO2 गैस रिलीज कराएगा, H2O पे पानी भी बनेगा। लेकिन सिर्फ I2 के साथ HNO3 के रिएक्शन में वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा जाता है। यही नोट पॉइंट था और ये इस पे लगेगा डबल स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव में। अब आते हैं आगे रिएक्शन को, इसको नोट कर लेना। अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, HNO3 तक हो गया, ये दोनों डिस्कस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको नोट पॉइंट कर लीजिए, बहुत ऑब्जर्वेशन का बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सब तो मैंने करा रखा है जनरल रिएक्शन में, लेकिन फिर करा देता हूँ। ऑक्सीजन के साथ जब हम बोरोन का रिएक्शन कराएंगे तो B2O3 बनेगा। रिवाइज कर लिया फिर से एक बार, क्योंकि एक बार में तो याद होता नहीं है। फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, बोरोन का नाइट्रोजन के साथ कराया तो BNX बना। X यहाँ डिपेंड करेगा कि कितना मोल आप यहाँ पे नाइट्रोजन ले रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने Y मोल नाइट्रोजन लिया तो उस पर डिपेंड करेगा कितना इनऑर्गेनिक, ये BNX बना। इसी का नाम होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ध्यान रहे, एक होता है ऑर्गेनिक में ग्रेफाइट, एक होता है इनऑर्गेनिक में ग्रेफाइट। तो ये होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है? BNX। क्या होता है? BNX। ध्यान रहे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BNX होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, N2 वाला। O2 से बना बोरिक एंड्राइड, N2 से बना BNX, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब हम बात करते हैं, ये NOH के साथ रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ। NOH यानी कि बेसिक मीडियम में बोरोन कैसे रिएक्ट करेगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो पहले बनेगा Na3BO3। क्या बनता है बेसिक मीडियम में? फिर से बता रहा हूँ, ये बताया हुआ है Na3BO3 और H2 गैस साथ साथ में रिलीज होगी। ये तो पुराना रिएक्शन है। फिर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये भी एक बेसिक मीडियम है। ये माइल्ड, NOH बहुत ज्यादा बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, और NOH माइल्ड बेसिक होता है, थोड़ा सा कमजोर बेस है NOH के रिस्पेक्ट में। तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस से इसका कैसा रिएक्शन होगा, तो ये BO3 पे 3 माइनस बना हुआ है, यानी ये +3 पे लेके आया, ये भी ऑक्सीडाइज कर दिया है। ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ पे
हम चीज़ों को बदल सकते हैं, NaOH की जगह कोई और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, Na की जगह कुछ और आ जाएगा, H2 गैस फिर रिलीज होगा, और Na की जगह हो सकता है कुछ और आ जाए, कोई दूसरा KOH ले लें, हम KOH ले लें तो यहाँ K3PO3 बन जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? NaOH का मतलब यहाँ ये नहीं है कि NaOH है, NaOH का मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बोरोन का रिएक्शन है, हमको ये बात समझना है। जो बच्चा ये समझेगा कि NaOH के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनता है, वो मेंस तक ही टैकल कर पाएगा। अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एम्स एडवांस को एम करना है, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। यहाँ NaOH स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग बेस रादर देन बस NaOH है वहाँ, उससे नहीं सोचना है। NaOH यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो बस वहाँ पे आयन को एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट यही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब माइल्ड बेस का एग्जांपल NH3 है, NH3 रिप्रेजेंट कर रहा है NH3 को नहीं, वो सिर्फ माइल्ड बेस, वीक बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ बनता है BN, क्या बनता है? बोरिक नाइट्राइड, और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। फिर लास्ट में वही कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल्स के साथ डायरेक्ट रिएक्शन, जो कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, उसके साथ ये बन जाएगा हमेशा CH3B2। ये बहुत आसान रिएक्शन है, सबको पता है, हीट, ये बस यहाँ पे थोड़ा सा हीट का जरूरत होता है। किसकी जरूरत होता है? हीट का। हाँ, तो इसको अच्छे से नोट करिए, और जो मैंने 2-3 एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताए उनको बहुत ध्यान में रखना है। ये KCNO3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंसेप्ट बताया, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग का कंसेप्ट बताया। यहाँ पे मैंने बताया इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है, और यहाँ पे बताया कि अच्छा एक पॉइंट यहाँ छूट गया, यहाँ पे बोरोन ऑक्सीडाइज होता है। बोरोन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस पे था, +1 पे था, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 0 पे। किसमें? 0। तो प्लस पॉजिटिव से कम हुआ है, ज़्यादा से कम हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है। अगर आपको ये देखने नहीं आ रहा है रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के वीडियो में जाइएगा, जो मैं डालूंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और बोरोन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ये मेमोराइजेशन के लिए मैं बताता हूँ चीज़ें, कि याद करने में आपको आसानी हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्लास में आपको याद ही करना है कि बोरोन ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूस हुआ है। तो सब बातों को ध्यान एक बार समराइज करते हैं। हमने 3-4 प्रिपरेशन के मेथड पढ़े, फिर उसके बाद बोरोन्स के रिएक्शन देखे, 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आया, एक HNO3 का पूरा रिएक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे रिएक्ट करते हैं बोरोन के साथ, ये डिफरेंस। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH3 माइल्ड बेस होता है। इसका कंसेप्ट कि कैसे कब रिएक्ट करेंगे, फील लेना कि कब अगर हमारा बेस चेंज हो जाता है, ये NaOH ना करके KOH हो जाए, तो रिएक्शन कैसे होगा। चीज़ों के साथ खेलने आना चाहिए आपको। इनऑर्गेनिक पढ़ना सही है, लेकिन उसके साथ चीज़ों का एक्सट्रैक्ट भी करो, तो अभी आप इनऑर्गेनिक क्या कर पाओगे। इसको अच्छे से नोट कर लो। दैट्स ऑल।